गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री का 7वां चैप्टर व्यापार और भूमंडलीयकरण। इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है भूमंडलीयकरण। चैप्टर का नाम क्या है? व्यापार और भूमंडलीयकरण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है एक नंबर हमारा? पहले हम लोग जानेंगे भूमंडलीकरण क्या है। ध्यान सुनिए, भूमंडलीकरण जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है। भूमंडलीकरण कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द से। कौन कौन शब्द हैं? भू, भू का मतलब होता है भूमि, और मंडलीकरण का मतलब होता है एक होना। मंडलीकरण का मतलब क्या होता है? एक होना। अर्थात जब विश्व के सभी देश भौगोलिक राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर, भौगोलिक और राजनीतिक जो है मतभेद है उसको क्या करके भुलाकर आपस में एक दूसरे का व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग करते हैं। मतलब व्यापारिक रूप से या टेक्नोलॉजी रूप से सहयोग करते हैं, जिससे सभी देश में आपसी संबंध सुधरते हैं। इससे क्या होगा कि एक दूसरे को हेल्प करेगा तो आपसी जो रिलेशन है वो क्या होगा, उसमें सुधार आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। जैसे यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया। तो कहने का मतलब है क्या, जब आपस का भेदभाव को भुलाकर जो सभी देश आपस में क्या करते हैं, दो देश आपस में क्या करते हैं, या सभी देश आपस में का जो भेदभाव उसको भुलाकर आपस में बिजनेस करते हैं, व्यापारिक राजनीतिक सारा संबंध अच्छा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। कोई दिक्कत है? इसकी सोच लीजिए आप लोग। समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इजी वेज में बता रहे हैं सारा क्वेश्चन। चलिए आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है विश्व बाजार क्या है? देखिए, वह बाजार जहां विश्व के सभी देशों का सामान आम लोगों को खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्व बाजार। तो देखिए, वह बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं, वह बाजार जहां विश्व की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो, आम लोगों के खरीदने के लिए क्या हो? उपलब्ध हो, उसे हम विश्व बाजार कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। देखिए, भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई में। कोई दिक्कत है? तो हम लोगों ने क्या सीखा? वह बाजार जहां विश्व के सभी देशों का सामान आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध, उसको क्या कहेंगे? विश्व बाजार। और भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति क्या है भाई? औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए मूलभूत आधारभूत परिवर्तनों से, मतलब उत्पादन की क्रांति में जो आधारभूत परिवर्तन हुआ उससे संबंध किसका है? औद्योगिक क्रांति का। जब हाथ द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर अपन हाथ से कोई वस्तु बनाएंगे तो कम बनेगा, मशीन से बनाएंगे तो अधिक बनेगा। पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई? औद्योगिक क्रांति कहलाई। यानी जब हैंडमेड जो प्रोडक्ट है उसके स्थान पर मशीन से जो सामान बनेंगे तो ऑटोमेटिक है, जो हाथ से बनेगा तो कम होगा, मशीन से बनेगा तो अधिक आएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब देखिए, यह क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई। कहाँ पे हुआ यह क्रांति? इंग्लैंड में। कोई दिक्कत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संकट क्या है? आर्थिक मतलब क्या हुआ? पैसा संकट। देखिए, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार, अर्थव्यवस्था का तीन ठो आधार है। एक है कृषि, एक है उद्योग और एक है व्यापार। कृषि होगा तो ना उद्योग होगा, उद्योग होगा तो ना व्यापार होगा, का विकास अवरुद्ध हो जाए। मतलब अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जिसमें इसका तीनों आधार कृषि हो गया, उद्योग हो गया और व्यापार का विकास क्या होगा? अवरुद्ध हो जाएगा। तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं। ऑटोमेटिक है, जब तो लाखों लोग क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए। जब लोग बेरोजगार हो जाएगा तो बैंकों और कंपनी क्या हो गया? दिवाला निकल जाएगा। तथा वस्तु और मुद्रा दोनों ही बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, और वस्तु और मुद्रा का दोनों का बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक संकट। 1928 से 29 आर्थिक संकट इसका क्या है? उदाहरण। ठीक है, कोई दिक्कत?
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग क्या है। देखिए रेशम मार्ग ईसा के आरंभिक शताब्दियों में सबसे प्रमुख व्यापारिक स्थल रेशम मार्ग था। सबसे इंपॉर्टेंट जो है व्यापारिक स्थल कौन था? रेशम मार्ग। इसी मार्ग के द्वारा चीनी रेशम, कौन सा रेशम? चीनी रेशम विभिन्न देशों तक लाया जाता था, विभिन्न देशों तक ले जाया जाता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया होते हुए, यह मार्ग जो है चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाता था। कहाँ तक जाता था? यूरोप तक जाता था। मध्य एशिया से इसका एक शाखा भारत के विख्यात उत्तरापथ मार्ग से जुड़ा हुआ था। मध्य एशिया से इसका एक शाखा भारत से के विख्यात उत्तरापथ के मध्य मार्ग से जुड़ा हुआ था, पथ मार्ग से जुड़ा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट। न्यू डील क्या है भाई? आर्थिक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, आर्थिक मंदी का जो प्रभाव था उसको समाप्त करने के लिए एवं उसके आर्थिक प्रभाव को एकदम उसे कम करने के उद्देश्य से, मतलब उसके प्रभावों को समाप्त करना और उसके क्या है उसका जो असर हुआ उसको कम करने के उद्देश्य से 1932 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई जिसे ही क्या कहा गया? न्यू डील। यानी आर्थिक मंदी का जो प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट, वह नई आर्थिक नीति अपना, इसी में क्या कहा गया? इसे ही कहा गया न्यू डील। ठीक है अगला देखिए क्या इसी में देखिए क्या है, सॉरी, इस नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य, इस नीति को लागू करने का मेन उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग में संतुलन लाना। कृषि और उद्योग में क्या लाना? संतुलन लाना। क्योंकि पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी हुआ था। पूरा विश्व में क्या था कि आर्थिक महामंदी हुआ था। सभी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जितना भी देश था सबका अर्थव्यवस्था क्या था? पूरी तरह क्या हो चुका था? खराब हो चुका था। इसलिए इसे सुधारने के लिए यह नीति ला गई। इस नीति में मुख्य रूप से अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाना था। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन है महान आर्थिक मंदी के बारे में जान लीजिए भाई क्या है। महान आर्थिक मंदी का अर्थ है ठीक है किसी देश का ऐसा आर्थिक दशा महान आर्थिक मंदी का अर्थ ये है नहीं होगा। महान आर्थिक मंदी का अर्थ किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि हो। उत्पादन में क्या होगा? भारी वृद्धि हो और लोगों की क्रय शक्ति, मतलब लोग का खरीदने का शक्ति में तीव्र गिरावट आ जाए। मतलब उत्पादन अधिक है, लोगों को खरीदने का स्थिति में है लोग, और मुद्रा की वास्तविक मूल्य में कमी आ जाए। और मुद्रा का जो वास्तविक मूल्य है ऑटोमेटिक लोग खरीदेंगे तो कमी आ जाए। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? महामंदी कहा जाता है। सर्वप्रथम आर्थिक महामंदी 1929 के में अमेरिका में आई थी और इसका समस्त विश्व को अपना ग्रॉस बना लिया था। और अमेरिका हुआ तो असर लगभग सब जगह हो गया था। ठीक है अब देखिए क्या 1929 के आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 1929 का आर्थिक संकट। ध्यान सुनिए 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण अर्थव्यवस्था के रूप में ही समाहित था। 1929 ईस्वी का जो आर्थिक संकट था वह अर्थव्यवस्था में ही क्या था? समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्ष बाद, प्रथम विश्व कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक, यानी 4 साल तक। ठीक है वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। ठीक है उसके मुनाफे बढ़ते गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में क्या हुआ? गरीबी और अभाव में पिसते रहे। नवीन तकनीक मतलब नया टेक्नोलॉजी, प्रगति और
बढ़ते हुए मुनाफे ने, नवीन तकनीकी प्रगति और बढ़ते हुए मुनाफे ने उत्पादन में काफी वृद्धि कर दी। उत्पादन में क्या किया? काफी वृद्धि कर दिया। लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोग काफी कम थे। ऐसा कहा जाता था कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले लोग पॉकेट भर रुपया लेकर बाजार जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले क्या था? लोग पॉकेट भर रुपया लेके बाजार जाते थे और टोकरी भर सामान लेके आते थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले लोग पॉकेट भर रुपया लेके जाते थे और टोकरी भर सामान लेकर आते थे, ठीक है। लेकिन युद्ध के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि लोग टोकरी भर भी पैसा लेकर बाजार जाते, फिर भी पॉकेट भर सामान लेकर नहीं आ पाते थे। यही था 1929 का आर्थिक संकट। यानी 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का जो था बुनियादी कारण अर्थव्यवस्था पर था। और ऐसा कहा जाता है कि लोग पॉकेट भर रुपया लेकर आते थे और टोकरी भर सामान लेके आते थे। लेकिन युद्ध के बाद स्थिति क्या हो गया? पूरा विपरीत हो गया। आगे देखिए क्या अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था देखते हैं हम लोग। देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है स्थान पर हुआ था। तो देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। कौन जगह में? न्यू हैम्पशायर स्थान में हुआ था। जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में, मतलब औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था। औद्योगिक क्षेत्र में क्या था? स्थिरता और पूर्ण क्या था? रोजगार था। क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। मतलब इसी आधार पर विश्व क्या था? शांति स्थापित की जानी थी, ठीक है। अगला देखिए, वैश्वीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। विश्व जोड़ एकीकरण से क्या बना है? वैश्वीकरण। विश्व मतलब हो गया विश्व, एकीकरण मतलब कोई एक होना, यानी विश्व को एक होना वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखिए क्या है, वही चीज है जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण लगभग सेम है, सेम एक ही है मानिए तो। चलिए देखिए, जब कोई देश विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा, वस्तु, सेवा, पूंजी और क्या था? बौद्धिक संपदा, ठीक है, का किसी प्रतिबंध के बिना, मतलब बिना कोई रोक टोक का परस्पर आदान प्रदान करते, मतलब एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की संज्ञा दी जाती है। कोई दिक्कत है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैश्वीकरण तभी संभव है जब परस्पर ऐसी आदान प्रदान के दौरान किसी भी देश द्वारा कोई रुकावट पैदा ना हो। ये तभी संभव है। और इसी प्रक्रिया को कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या करे? इसको संचालित करे जिससे सभी देशों का अटूट विश्वास हो। मतलब ऐसा संस्था संचालित करे जिसको सब देश का क्या होगा? भरोसा हो, तथा जो सभी की अनुमति से नीति निर्धारित सिद्धांतों का क्या करें? प्रतिपादन करें, ठीक है। जब सभी देश का एक समान नियमों में बंध कर व्यापार एवं निवेश संचालन करते हैं, एक एक मंच पर आ जाते हैं, सभी आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी ही धारा प्रभावित है। और यही क्या है? वैश्वीकरण है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो ऐसे होना नहीं चाहिए, पूरा इजी वे में लिखा है सारा क्वेश्चन का आंसर। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी चैनल को करें। एडवर्ड एस हरमन के शब्दों में क्या है वैश्वीकरण के बारे में? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि वैश्वीकरण विश्व राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार प्रतिबंधनीय विस्तार की क्या है? क्रियाशील प्रक्रिया है। अब देखिए क्वेश्चन, विश्व बाजार है तो इसका लाभ भी होगा और हानि भी होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी चीज का दो चीज है, लाभ और हानि। देखिए, विश्व बाजार के लाभ पहले जान लीजिए। विश्व बाजार ने व्यापार एवं उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। व्यापार और उद्योग को क्या किया? तीव्र गति से बढ़ाया।
व्यापार और उद्योग के विकास ने पूंजीपति, मजदूर, मध्यम वर्ग नाम की तीन शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। किसको किसको जन्म दिया? पूंजीपति, यानी जब विश्व बाजार के जो का लाभ यह हुआ कि पूंजीपति लोग उभरे, पूंजीपति लोग, उसका मजदूर, उसका क्या है? मध्यम वर्गीय। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय, अब आदमी कमाएगा तभी ना बैंक वगैरह चलेगा, का उदय और विकास इसी के बाद हुआ। ठीक है, यानी बैंकिंग व्यवस्था का उदय इसी के बाद हुआ। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों को सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व के आलोक में हुआ। ठीक है, विश्व बाजार ने नवीन तकनीकी यानी नया नया टेक्नोलॉजी को सृजित किया, यानी आगे किया, जिसमें रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जलप्रपात महत्वपूर्ण रहे। इन तकनीकों ने विश्व बाजार और उसके लाभों को कई गुना क्या किया? आगे बढ़ा दिया। शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या के महत्वपूर्ण वृद्धि वैश्विक बाजार का एक क्या है? बड़ा लाभकारी प्रमाण था। ये था आपका विश्व बाजार का लाभ। अब हम लोग देखेंगे विश्व बाजार की हानि को। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, विश्व बाजार की हानि देख लीजिए क्या है। विश्व बाजार ने एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, एक ही चीज होता है। साम्राज्यवाद क्या होता है भाई? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर हमला करके उसको जीत लेता है और वहां शासन अपने हित में करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी या उपनिवेशवाद कहते हैं। हम लोग भी इसी शासन प्रणाली का शिकार होकर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, देखिए, ये था उपनिवेशवाद, मैंने समझाया, के साथ एक नए युग को जन्म दिया, के साथ एक नए युग को जन्म दिया। साथ ही साथ भारत जैसे पुराने साम्राज्यवाद का शोषण और तीव्र हुआ। उपनिवेशों की अपनी स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जिसका आधार कृषि और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग था, जो नष्ट हो गई, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। इसमें व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने औपनिवेशिक लोगों की रोजी रोटी छीन लिया। उपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार ने अकाल, भूखमरी, गरीबी जैसे मानवीय संकट को क्या किया? जन्म दिया। यानी ये था विश्व बाजार का नुकसान। ठीक है, आगे देखिए, भारत के सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट का कारण क्या है? सूती वस्त्र जो उद्योग था हम लोग के यहाँ, इसमें गिरावट का आया है, इसका रीजन क्या था? देखिए, 18वीं शताब्दी तक भारत सूती कपड़ों की मांग सारे विश्व में थी। भारत का जो सूती कपड़ा का मांग था सारा विश्व में था 18वीं शताब्दी तक। परंतु 19वीं शताब्दी के आते आते अनेक कारणों से इसमें गिरावट आती चली गई। 19वीं शताब्दी से क्या हुआ? इसमें गिरावट आती चला गया, जो निम्नलिखित कारण थे। पहला, भारतीय सूती कपड़ों के उद्योग की गिरावट। सबसे मुख्य कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी। सबसे मुख्य कारण क्या था? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति था वो, जिसके कारण अब उसने भारत से सूती कपड़े का आयात बंद कर दिया। भारत से क्या किया? सूती कपड़े का आयात क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, उपनिवेशिक सरकार भारतीय बाजारों में ब्रिटिश निर्मित, मतलब अंग्रेज के द्वारा जो बनाया गया है, सूती वस्त्रों की भरमार कर दी और भारतीय वस्त्र के मुकाबले काफी सस्ते हो गए। ऑटोमेटिक है, भारतीय वस्त्र में क्या था? एक्सपेंस अधिक था, मेहनत अधिक था, तो दाम तो ज्यादा होगा। अब लोग का क्या था? क्वांटिटी था अधिक, तो संख्या मतलब दाम कम हो गया, तो लोग का अट्रैक्शन बढ़ गया उधर। अंग्रेजी कंपनी काफी कम कीमत पर भारतीय कपास या रुई खरीद कर इंग्लैंड भेजती थी। मतलब बहुत कम दाम में कपास खरीद के इंग्लैंड भेजती थी, जिससे भारतीय निर्माताओं को अच्छी कपास मिलना मुश्किल हो गया था।
मतलब अच्छा अच्छा कपास को बाहर भेज देता था। इसके अलावा भारतीय सूती कपड़ों के निर्यात पर काफी कर लगा दिया, मतलब काफी टैक्स लगा दिया, तथा ब्रिटिश निर्मित कपड़े को काफी कम कर, मतलब उसका टैक्स कम कर दिया या निःशुल्क भारत आने दिया, मतलब भारत से जाने वाला टैक्स बढ़ा दिया, उधर से आने वाला टैक्स कम कर दिया। ऐसे में सूती वस्त्र उद्योग में लगातार गिरावट आती चली गई। देखिए अंग्रेज का दिमाग, इसी कारण क्या था, सूती वस्त्र के में क्या हो गया, गिरावट आती चला गया, सूती वस्त्र के उद्योग में। कोई दिक्कत? अगला है 13 नंबर, भूमंडलीकरण के में बहुराष्ट्रीय कंपनी का योगदान क्या था? बहु मतलब बहुराष्ट्र, मतलब राष्ट्र कंपनी, मतलब कंपनी, इसका एक योगदान क्या था भूमंडलीकरण में? देखिए भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, मतलब भूमंडलीकरण में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी का बहुत योगदान रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में एक साथ व्यापार एवं व्यवसाय करते हैं, जिसके कारण विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एवं क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़ गया, एक दूसरे के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। इस प्रकार विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं एवं क्षेत्रों के आपस में जुड़ने की यही प्रक्रिया क्या कहलाई? भूमंडलीकरण कहलाई। कोई दिक्कत है? फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, भारत जैसे देश में बेरोजगारी समाप्त करने तथा सरकारी नौकरी पर दबाव कम करने, सरकारी नौकरी पर क्या करने, दबाव कम करने में अग्रणीय भूमिका निभाई। इन कंपनियों द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, वैश्वीकरण हो गया। इस कंपनियों द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था क्या हो गया, वैश्वीकरण हो गया। अगला देखिए, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम, यह भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में रहेगा क्वेश्चन। आर्थिक संकट का कारण क्या था, परिणाम क्या था, पहले जान लेते हैं हम लोग कारण। नई तकनीकी प्रगति से उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादित वस्तुओं को खरीदार बहुत कम थे, जिससे वस्तु के मूल्य में गिरावट आई, मतलब वस्तु बन गया अधिक, खरीदने वाला लोग था कम। ठीक। कृषि उत्पादित एवं संसाधन के मूल्य में काफी कमी आई। तीसरा था औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण जब हुआ तो कुटीर उद्योग, मजदूरी, किसानों की स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया। अमेरिका को संकट के संकेत मिलते ही, जैसे अमेरिका को लगा कि संकट आने वाला है, उसके द्वारा यूरोपीय देशों को दिया गया कर्ज वापस मांगने लगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही आदमी के साथ भी होता है, जब समय खराब रहेगा तो कर्ज भी आपसे जो लिया है, मतलब वो दिया है आपको, वो भी वापस मांगने लगेगा। यही सब चीज है, जिससे यूरोपीय देशों में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। अमेरिका पूंजीपतियों द्वारा सट्टा लगाना भी संकट के रूप में सामने आया। तो ये सब कारण था। या तो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है परिमाण क्या हुआ, व्यापार में गिरावट आ गया, कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आ गया, किसानों की स्थिति क्या हो गया, और खराब हो गया, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आदि क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। ठीक है। आप देखिए, 2 महायुद्धों के बीच, इतना टाइपिंग मिस्टेक, और 1945 ईस्वी के बाद उपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन पर निबंध लिखना है। ठीक है। ठीक है। 2 महायुद्धों के बीच अर्थात 1918 ईस्वी से 1939 ईस्वी के बीच औपनिवेशिक देशों में कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए। औपनिवेशिक देशों में क्या था, कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक देशों को काफी आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ा, काफी आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है। इसके बाद 1929 ईस्वी का विश्वव्यापी आर्थिक संकट, 1929 ईस्वी का क्या था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ठीक है। ने औपनिवेशिक देशों में बेरोजगारी, भुखमरी आदि को जन्म दिया, जिससे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए। सभी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राष्ट्रीय आंदोलन हुए। इसी से प्रभावित होकर भारत ने भी कई राष्ट्रीय आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि प्रारंभ हुए। तो दिक्कत यहाँ तक
चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अब खत्म ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन की लहर दौड़ गई, जिसके कारण कई राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ देखने को मिला। नए नए कई देश स्वतंत्र हुए। इन स्वतंत्र हुए देशों में एक नवीन आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। 1947 ईस्वी के बाद भी स्वतंत्र हुए। अगले 15 वर्षों में लगभग सभी देश आजाद हो गए। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बखूबी पढ़ा। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी बच्चे इस बार मैट्रिक व इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स बैच जो है वह 15 अक्टूबर से लॉन्च किया जा रहा है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो मेरे ऑफलाइन जो सेंटर है पूर्णिया में, खुशकी बाग और गुलाब बाग में 2 ब्रांच है, वहाँ के एडमिशन ले सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।